Time to start. So we will start again by revising gravitational force first. If you remember हमारा last lecture में जो last topic था वो था types of forces. So in the last lecture we started off with types of forces, and if you remember types of forces में there are different types of forces, और different types में सबसे पहला जो हम देख रहे थे वो था fundamental forces in nature. तो types of forces में first type is फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, और फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर में पहला टाइप का फंडामेंटल फोर्स हमने स्टार्ट किया था. इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स दैट वी हैव सीन? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो वी हैव सीन इन डिटेल व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, लेकिन हम लोग वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे आज. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इफ यू रिमेंबर, इसको वैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हो. Every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them. तो ये याद होना चाहिए. Every particle of matter attracts, or remember gravitational force is attractive force. So every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is number one, which is directly proportional to किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? Product of masses, which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them. Good. Inversely proportional to square is important here, square of distance between them. क्योंकि ये जो स्क्वायर है इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हो. इस इनवर्स स्क्वायर लॉ की वजह से ही सारे के सारे फॉर्मूलाज डिराइव होंगे. तो पता होना चाहिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. गुड. तो अगर मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है. सो लेट अस टेक अ पार्टिकल m1 with mass m1, other with mass m2. if the distance, by the way distance हमेशा सेंटर टू सेंटर ही मेजर होता है. तो जब आप अर्थ और मून में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे, इट इज नॉट द डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू द सरफेस ऑफ मून, इट इज फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ मून. तो डिस्टेंस हमेशा सेंटर टू सेंटर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स में, दैट इज आर. तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर. और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा रहा हूं तो क्या लिखना पड़ेगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि बहुत कम कांस्टेंट्स है जो यूनिवर्सल है, मतलब यूनिवर्स में कहीं पे भी उनकी वैल्यू मेजर करोगे तो सेम मिलेगी. बाकी सारे कांस्टेंट्स होते हैं बट वो लोकल कांस्टेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल स्मॉल g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो लोकल कांस्टेंट है, मतलब वो एक गिवन जगह पे कांस्टेंट है. अर्थ से नीचे जाओगे, डेप्थ में जाओगे तो भी कम होगा. अर्थ से ऊपर जाओगे जिसको तुम अल्टीट्यूड बोलते हो, वहां भी कम होगा. अर्थ पे ही तुम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाओगे, मतलब तुम्हारा लैटिट्यूड चेंज हुआ तो भी वो चेंज होता है. तो दोज आर लोकल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है. इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस फॉर्मूला से जी बन जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2. एफ होता है न्यूटन में, डिस्टेंस होता है मीटर में, मास होता है किलोग्राम में. किलोग्राम इंटू किलोग्राम स्क्वायर. तो ये जो जी की वैल्यू आती है वो होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर. और हमने कल इसके ऐसा यूनिट्स भी फाइंड किए थे, तो यू शुड नो व्हाट आर ऐसा यूनिट्स. फोर्स के ऐसा यूनिट होते हैं m1 l1 t-2. तो फोर्स होता है m1 l1 t-2. डिस्टेंस है l, तो l raised to
2, मास इंटू मास इज m रेज टू 2, ये m रेज टू 2 ऊपर जाके -2 हो गया, और m +1 -2 मतलब कितना, -1, और l 2 और 1 मिला के कितना, 3। तो ये हो गया डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m-1 l3 t-2। फिर हमने देखे थे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रॉपर्टीज को यहाँ बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, आई डोंट केयर फॉर द सीक्वेंस, प्रॉपर्टीज याद है क्या? It is always attractive and is applicable to both microscopic and macroscopic objects या फिर bodies. So it is a attractive force. It is always attractive, repulsive नहीं होता है ये. It is an attractive force which is applicable to both माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो रिमेंबर, जिसके पास भी मास है वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता ही है। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, राइट? हाँ, रिपेल भी करता है। रिपेल करता है बिकॉज ऑफ चार्ज, और अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ मास। रिपल्सिव फोर्स वो ज़्यादा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स वो कम होता है। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रिपेल ईच अदर। तो इट इज एप्लीकेबल टू बोथ माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे छोटे, एंड मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि प्लैनेट्स, जैसे कि एनी 2 ऑब्जेक्ट्स, राइट? जैसे मून एंड अर्थ, 1 सैटेलाइट एंड 1 प्लैनेट, अर्थ एंड सन। नंबर 2, लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स सही है, लेकिन लॉन्ग रेंज से पहले इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि जहां जहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ हो वहीं पे लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुमने बोला कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। अब मुझे बताओ प्रैक्टिकली, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस द फोर्स विल बी 0? सोचो ना, F0 करने के लिए R की क्या वैल्यू लगेगी, इन्फिनिटी, राइट? इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स 0 कब होगा, जब डिस्टेंस क्या हो, इन्फिनिटी। इसलिए तो बोलते हैं ना लॉन्ग रेंज फोर्स है, इन्फिनाइट डिस्टेंस तक एक्ट करता है। तो रिमेंबर, जहां पे भी इनवर्स स्क्वायर लॉ हो वो सारे के सारे फोर्सेस लॉन्ग रेंज होते हैं, राइट? सो इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, बेसिकली इट्स रेंज इज इन्फिनाइट। देन याद है क्या, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। देन मैं फंडामेंटल फोर्सेस की बात कर रहा हूं। चारों फंडामेंटल फोर्सेस में से सबसे वीक फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल। वेरी गुड। देन इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरवेनिंग मीडियम। 2 मासेस के बीच में कोई मीडियम है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज सेम। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरवेनिंग मीडियम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरवेनिंग मीडियम। ऐसे फोर्सेस भी है, अगला ही फोर्स है जो इंटरवेनिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। अगला ही फोर्स देखेंगे। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और भी है बट वी विल जस्ट फोकस ऑन दिस 5। ये सिर्फ हम लोग बेसिक चीजें कवर कर रहे हैं, फोर्सेस का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपको। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्सेस कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब थोड़ा सा मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा, थोड़ा सा बेसिक डेवलप कर लेंगे यहीं पे, अगले चैप्टर तक का वेट नहीं करना। यू हैव टू नो बेसिक्स हियर। तो इफ यू नो, लेट अस सी, इफ यू नो, अगर मेरे पास 2 चार्जेस है Q1 Q2 एंड इफ दिस चार्जेस आर एट रेस्ट, सबसे पहले द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस और स्टैटिक मतलब रेस्ट।
इसका पूरा एक सेपरेट सब्जेक्ट बनता है। आपको तो एक चैप्टर ही है सिर्फ, उसमें से थोड़ा सा आपको एज फार एज योर स्टेट बोर्ड इज कंसर्न एक पार्ट 11th में, अगला पार्ट 12th में है। और एज फार एज सीबीएसई इज कंसर्न एक चैप्टर के 2 चैप्टर किए उन्होंने। एक को बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस, और एक को बोलते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड समथिंग समथिंग, वो देखेंगे बाद में, एंड कैपेसिटेंस बाय द वे। फिलहाल तो हम फोकस करेंगे बेसिक्स पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब जब चार्जेस रेस्ट पे हो, जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो वो एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। कौन सा फोर्स लगाते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसका और एक नाम है कुलोम्बिक फोर्स। क्या नाम है उसका? क्योंकि कुलोम्ब नाम के साइंटिस्ट ने वो फोर्स का फॉर्मूला दिया था, तो उसको बोलते हैं कुलोम्बिक फोर्स। और वो उसका इक्वेशन होता है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन होता है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, वैसे ही यहाँ पे होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। वहां पे था फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पे भी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये दोनों को कंबाइन कर लोगे तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन रिमेंबर, ये फोर्स का फॉर्मूला तब जब चार्जेस रेस्ट पे हो। किस पे हो? रेस्ट पे हो। तो व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट दे एक्सर्ट कुलोम्बिक फोर्स ऑन ईच अदर। लेकिन जब चार्जेस मूव होते हैं, और दिस इज व्हाई समटाइम्स ये जो चैप्टर का सीक्वेंस है ना, वो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि कौन से चैप्टर के बाद क्या पढ़ना। आई टेल यू, अभी बता रहा हूँ, आगे बताते रहूंगा। सिक्वेंशियली ग्रेविटेशन चैप्टर के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर में फोर्स का फॉर्मूला और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स का फॉर्मूला लगभग सेम है। और जब फोर्स का फॉर्मूला सेम हो तो फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी सेम होता है। वो तो मैं बताऊंगा आपको। तो एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट पता है तो दूसरे के अपने आप ही पता है। तो सीक्वेंस मैटर करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस कैसे थे? रेस्ट पे। लेकिन जब चार्जेस मूव होते हैं तो 2 चीजें होती है। एक तो करंट मिलता है, तुमने डिफाइन किया ना। कैसे डिफाइन करते हो करंट? चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो जब चार्जेस मूव होते हैं तो क्या मिलता है? करंट। इसलिए अगर आप देखोगे आपके बुक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर नाम का चैप्टर होगा, और 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर होता है। क्योंकि व्हेन चार्जेस स्टार्ट मूविंग यू गेट करंट। अब व्हेन चार्जेस स्टार्ट मूविंग यू गेट 2 थिंग्स, वन इज करंट एंड सेकंड इज मैग्नेटिक फील्ड्स। तो मूविंग चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं? और चार्जेस अगर स्टैटिक हो मतलब रेस्ट पे हो, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्जेस मूविंग हो तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, लेकिन और क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखना, चार्जेस एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, बट व्हेन चार्जेस मूव दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें और एक चीज ऐड करेंगे। अगर एक मूविंग चार्ज है, वो खुद तो फील्ड प्रोड्यूस कर ही रहा है, लेकिन अगर मूविंग चार्ज किसी और के मैग्नेटिक फील्ड में चला गया तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स। जैसे यहाँ पे है, एक चार्ज दूसरे के फील्ड में आया, एक चार्ज ये Q1 चार्ज किसके फील्ड में आ गया, तो Q2 इस पे क्या लगा रहा है? फोर्स। अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है वो डिपेंड करेगा। दोनों चार्जेस पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे तो रिपल्सिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्टिव, लेकिन फोर्स तो है। तो अगर Q1 Q2 के फील्ड में है तो Q2 Q1 पे क्या लगा रहा है? फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। राइट, रिमेंबर, Q1 अगर Q2 के फील्ड में है तो Q2 भी तो Q1 के फील्ड में है। Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा था तो Q1 भी Q2 पे क्या लगा रहा है? फोर्स। एक्शन रिएक्शन। बताया ना कल मैंने, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट। हाँ, तो याद रखना, एक्शन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो 2 स्टैटिक चार्जेस दे एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच अदर। लेकिन जब चार्जेस मूव होते हैं तो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एक के मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा चार्ज आ गया
राइट। एक चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा चार्ज आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे चार्ज पे क्या लगाएगा? कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? तो जब चार्जेस मूविंग होते हैं वो एक दूसरे पे कौन से फोर्सेस लगाते हैं? इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। इसके लिए क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो रिमेंबर यू हैव टू नो द बेसिक आइडिया। तो ये पता होना चाहिए स्टैटिक चार्जेस when the charges are at rest, when the charges are at rest, they produce electric fields, and moving charges produce magnetic fields, produce magnetic fields. And when moving charges enter into another magnetic field, they experience forces. Another magnetic field, they experience force. Thus forces between moving charges are known as क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस are known as electromagnetic forces. मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चार्जेस अगर रेस्ट पे हो तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा चार्ज आ गया तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको तुम कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हो। लेकिन जब चार्जेस मूव होंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर मूविंग चार्ज किसी और चार्ज के फील्ड में आ गया तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? मैग्नेटिक फोर्स। मतलब मूविंग चार्जेस एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। गुड, राइट, गुड। एग्जाम्पल अगर आपको लेना है, सिंपल है। दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लो। कंसिडर टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट। दोनों में करंट है, एक में करंट I1 है, एक में करंट I2 है। ये तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट तुम घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो। दो वायर लो, दोनों वायर का एक एक एंड पॉजिटिव ऑफ द सेल को कनेक्ट कर दो। घर में कोई भी सेल पड़ा होगा उसको कनेक्ट कर दो, और दूसरा एंड नेगेटिव को कनेक्ट कर दो, बराबर। और थोड़ा कंफ्यूजन रहता है तो अभी से क्लियर कर लो। अगर दो चार्जेस और करंट अलग अलग चीजें हैं। दो चार्जेस अगर सेम टाइप के हो तो फोर्स क्या होता है? रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? रिपल्सिव। यहाँ पे दो करंट्स अगर सेम डायरेक्शन में हो, इसको बोलते हैं लाइक करंट्स। क्या बोलते हैं? लाइक चार्जेस रिपेल करते थे कि अट्रैक्ट करते थे? रिपेल। लाइक करंट पता है क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? और अनलाइक तो उल्टा होता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो तुमने दो वायर लिए, एक दूसरे के पास में रख दिए, दोनों का एक एक एंड पॉजिटिव ऑफ द बैटरी को लगा दिया और एक एक एंड नेगेटिव को लगा दिया, तो करंट का डायरेक्शन क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। तो जैसे तुमने करंट पास किया तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये जो वायर है वो ऐसा शिफ्ट हो गया। पहला वायर दूसरे के पास अट्रैक्ट हुआ, दूसरा पहले के पास, तो दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो ऐसा शेप बन जाता है, दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। When you have two long straight current carrying wires placed near to each other, if the current is in the same direction, they attract each other. They नोट्स में रिपेल प्रिंट हुआ है, तो करेक्ट कर लो उसको। और when the currents are in opposite direction, they repel each other, and currents in the same direction they attract। तो दोनों जगह पे रिपेल प्रिंट हो गया है। तो उतना करेक्शन कर लो। गुड, पक्का? श्योर? गुड।
देन जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रॉपर्टीज देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स सेम सेम, यहां पे क्या लिखा था तुमने? पहला कैरेक्टरिस्टिक इट इज अट्रैक्टिव, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वो डिपेंड करता है चार्जेस लाइक है अनलाइक है, करंट्स लाइक करंट्स है कि अनलाइक करंट्स है। तो इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। उसके बाद तुमने क्या लिखा था? क्या लिखा था? सेकेंड प्रॉपर्टी क्या लिखा था? इट ओबेस इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहां पर भी इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, तो इट ओबेस इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट ओबेस इनवर्स स्क्वायर लॉ। उसके बाद क्या बोला था तुमने? लॉन्ग रेंज फोर्स, जहां जहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ हो वहां पे रेंज क्या होता है? इनफिनाइट होता है। तो ये भी क्या है? लॉन्ग रेंज फोर्स है। इट इज आल्सो अ लॉन्ग रेंज फोर्स। उसके बाद क्या लिखा था तुमने? इट इज द वीकेस्ट फोर्स। ये वीक नहीं है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज स्ट्रॉन्गर देन, इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। वो वीक न्यूक्लियर फोर्स आगे आएगा, तब का तब देखेंगे। अभी फिलहाल मैं सिर्फ लिख रहा हूं इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन intervening medium, it depends on intervening medium, it depends on intervening medium। इसके डिटेल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे। अभी फिलहाल ये पता होना चाहिए दो चार्जेस के बीच में अगर वैक्यूम है मतलब नथिंग, या फिर एयर है, तो फोर्स मैक्सिमम होता है। तो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मैक्सिमम व्हेन दे आर इन एयर, मतलब व्हेन द सराउंडिंग मीडियम इज एयर और वैक्यूम। जैसे ही तुमने उसी दो चार्जेस को उतने ही डिस्टेंस पे, ना तुमने चार्जेस चेंज किया ना तुमने डिस्टेंस चेंज किया, उन्हीं दो चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे एक मीडियम में रखा, किस में रखा? मीडियम में रखा, तो फोर्स हो जाएगा कम। तो मैक्सिमम फोर्स कब होता है? व्हेन दे आर इन एयर और वैक्यूम। ये नीट में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन का एग्जैक्ट फॉर्म में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लूंगा तब बताऊंगा। बहुत बेसिक बेसिक थ्योरी पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो थ्योरी पता होना चाहिए आपको। गुड, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो ये था आपका सेकेंड टाइप का फोर्स। थर्ड टाइप का फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो थर्ड टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये फोर्स क्या है, इस पर जाने से पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। और जिनका ध्यान नहीं है, जो बातें कर रहे हैं अभी भी, यू नो, आई कीप ऑन finding an opportunity to ask you questions, because you're not paying attention in class, it means that you know everything. So I will take this opportunity to ask you some questions now. Suppose मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस है, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। गुड 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 गुड। यू, यस, मैन इन ब्लू। गुड। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? अट्रैक्शन होगा। टू पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्जेस, डू दे अट्रैक्ट और डू दे रिपेल? रिपेल। पक्का? पक्का। व्हाइट, लास्ट बट वन, या ब्लैक एंड व्हाइट, यू हैव द परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ब्लैक एंड व्हाइट। टेल मी समथिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम? अरे एटम के बारे में कुछ तो बता दो। व्हाट इज एन एटम? एटम इज एन एटम। व्हाट इज एटम? एटम में कौन कौन होता है और कहाँ कहाँ होता है? बेसिक, बहुत बेसिक है, और तुम्हारा केमिस्ट्री का इतना तो हुआ ही होगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। व्हाट इज एन एटम? इट कंसिस्ट ऑफ, a nucleus
at the center and electrons are revolving around in circular orbits. ठीक, अब बताओ न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हम लोग मास नंबर बोलते हैं। थोड़ा डिटेल बताना पड़ेगा, नहीं तो आगे समझेगा नहीं। ए स्टैंड्स फॉर मास नंबर। अब इसको मास नंबर क्यों बोलते हैं उसका भी रीजन बताता हूं मैं। और Z इज नोन एज एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर, याद रखना। जब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होता तब तक एलिमेंट चेंज नहीं होता। तो एनी न्यूक्लियस विथ वन प्रोटॉन इनसाइड इट इज बेसिकली हाइड्रोजन। पक्का पक्का। फिर उसके आइसोटोप्स होते हैं। यू नो व्हाट आर आइसोटोप्स? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी उसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर केमिस्ट्री की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे हम लोग। हमको फिजिक्स पे फोकस करना है। लेट्स फोकस ऑन फिजिक्स। राइट, गुड गुड। जैसे ही तुमने प्रोटॉन नंबर चेंज किया, एलिमेंट चेंज हो गया। तो Z इक्वल टू 1 से Z इक्वल टू 2 हुआ तो हाइड्रोजन का हीलियम बन गया। 3 हो गया तो लिथियम हो गया। तो प्रोटॉन का नंबर बताता है एलिमेंट कौन सा है। जब तक प्रोटॉन नंबर सेम है एलिमेंट सेम है, हाँ कि ना? राइट। ये मास नंबर क्यों बोला है आपको पता है? इसको मास नंबर क्यों बोला है? ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बाय द वे जैसे सारे के सारे पूना में रहने वाले लोग पुणेकर होते हैं, मुंबई में रहने वाले लोग मुंबईकर होते हैं, धुड़े में रहने वाले, वैसे न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले कौन कौन? प्रोटॉन्स एंड, उनको बोलते हो न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हो? तो न्यूक्लियॉन कर नहीं बोल सकते ना, तो न्यूक्लियॉन्स बोल दिया। तो अभी इसके आगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विल बी कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन का नंबर हमको मास क्यों देता है? बाय द वे, व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन? वैल्यू 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. What is mass of electron? 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. minus 31 minus 27। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। प्रोटॉन का मास ये इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 1836 गुना 1836 टाइम्स ज्यादा होता है। तो ज्यादा मास किसका है? प्रोटॉन्स का है। तो एटम को मास किससे मिल रहा है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। इसका मतलब न्यूक्लियस ही है जो एटम को क्या देता है? मास। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मास नंबर। तो न्यूक्लियॉन्स के नंबर को मास नंबर इसके लिए बोलते हो बिकॉज इट गिव्स मास टू द एटम। इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन लगभग ना के बराबर है। अब कमिंग टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अतः समवन ऑफ यू, सॉरी फॉर मेसिंग अप विद लैंग्वेजेस, वो फ्लिप फ्लॉप होता रहेगा, कभी कोई लैंग्वेज बीच में बोल दूंगा, डोंट वरी। तुम्ही समजून घेणार अशी अपेक्षा है। अभी मुझे आपको बताओ, व्हेन आई आस्क्ड यू these two positive charges, will they attract or will they repel? You said repel. Very good. I have another question for you. You know oxygen atom? What is the mass number of oxygen? 16. What is number of proton? 8. What is the size of a nucleus? Roughly 10 raised to minus 15 meter. 10 raised to minus 15 meter. 0.0000000 ऐसे 14 0 और एक 1 मीटर। सो स्मॉल, टाइनी। माइक्रोस्कोप से भी दिखेगा नहीं आपको, सो टाइनी। अब आप ये बोल रहे हो कि उतने से न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 8। लेकिन तुमने तो बोला ये रिपेल करते हैं। अगर ये रिपेल करते हैं, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, है ना? तो तुम ही बोल रहे हो कि पॉजिटिव रिपेल करेगा, पर तुम ही बोल रहे हो इतनी सी जगह में 8 प्रोटॉन साथ में बैठे। तुमको कोई इंसान पसंद नहीं, तुम उसके साथ एक बेंच पे बैठना पसंद करोगे क्या? पर तुम खुद ही बोल रहे हो प्रोटॉन्स रिपेल ईच अदर, फिर तुम ही बोल रहे हो कि उतने से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स आर टुगेदर। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया ना। प्रोटॉन्स दे रिपेल ईच अदर, यस। सो हाउ दे आर इनसाइड अ सो स्मॉल स्पेस? तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ये प्रोटॉन अट्रैक्ट कब से करने लग गए, ये समझाने के लिए हमको और एक फोर्स कंसिडर करना पड़ता है, विच इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नाम में ये स्ट्रॉन्ग
क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्ट्रांग है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर वही दो पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन का फोर्स रिपल्शन के फोर्स से स्ट्रांग है, इसके लिए नाम में भी क्या है, स्ट्रांग है। तो होता यह है जब तक इनमें डिस्टेंस 10⁻⁻14 -15 मीटर से ज्यादा है, दे आर रिपेलिंग ईच अदर। लेकिन जैसे ही मैं डिस्टेंस कम कर दूं, अगर मैं इन दोनों का डिस्टेंस 10⁻14 मीटर से कम कर दूं, तो अभी दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम इसलिए कंसिडर करते हैं टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, to explain the stability of nucleus we need to consider a short range, क्योंकि इसका रेंज सिर्फ 10⁻14 मीटर होता है। 10⁻14 मीटर -15 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस हुआ तो यही प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस वी नीड टू कंसिडर अ शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, ये प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स को बाइंड करता है मतलब बांध के रखता है। किसके अंदर बांध के रखता है, न्यूक्लियस के अंदर। सो दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कॉमन नेम क्या है, न्यूक्लियॉन्स। तो दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि फिर आप एक्सप्लेन कैसे करोगे कि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर कैसे रह पाते हैं, बिकॉज दे आर रिपेलिंग ईच अदर। सो दे रिपेल ईच अदर, यस, बट फॉर रिपल्शन द फोर्स डिस्टेंस शुड बी लार्ज। डिस्टेंस जैसे ही तुमने 10⁻14 मीटर से कम कर दिया तो दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वेरी गुड। और बाकी डिटेल 12th में आपको एक चैप्टर आएगा मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें हम लोग डिटेल में सीखेंगे। अभी फिलहाल हमको सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है। तो जैसे बाकी सारे फोर्सेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है। पहला, फर्स्ट प्रॉपर्टी, यू कैन रेफर टू नोट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बोला है पहला प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड शॉर्ट रेंज। कितना रेंज, 10⁻14 मीटर से कम। इससे कम डिस्टेंस होगा तो वो फोर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नंबर 2, it is the strongest force in nature, of course. So it is the strongest fundamental force in nature. It is the strongest force in nature. Number 3, it is charge independent. ऐसा बोला है ना, it is charge independent. It is charge independent का मतलब क्या, अगर चार्ज है तो भी ये फोर्स है, नहीं है तो भी ये फोर्स है। एग्जाम्पल ये जो तुम बोल रहे हो ना, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, मतलब प्रोटॉन में, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन में जितना फोर्स है उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और उतना ही न्यूट्रॉन में है। वैसे आइडियली स्पीकिंग हमको ऐसा लगता है कि चार्ज नहीं है तो फोर्स नहीं है, वैसा नहीं होता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में सब में ही सेम फोर्स है। तो इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, दैट इज इट इज सेम फॉर, इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब इट इज सेम फॉर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। पक्का, श्योर, गुड। तो ये जो फोर्स है ये चार्ज पे डिपेंड करता है क्या, नहीं। चार्ज पे कौन सा फोर्स डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मास पे कौन डिपेंड करता है,
ग्रेविटेशनल. इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास. तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये सिर्फ न्यूक्लियॉन्स के लिए होता है. इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, डजंट मैटर. प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, सबके लिए ही क्या है, सेम. गुड, डन. इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि तुमने शॉर्ट रेंज बोल दिया. तो जैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ था, इनवर्स स्क्वायर लॉ में फोर्स जीरो कब हुआ, एट इन्फाइनाइट डिस्टेंस. यहाँ पे वैसा नहीं है. यहाँ पे 10⁻⁻14 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस हुआ ना, फोर्स खत्म. तो यहाँ पे इन्फाइनाइट डिस्टेंस तक नहीं चलता है ये फोर्स. देन द लास्ट टाइप ऑफ फोर्स, फंडामेंटल फोर्स यू हैव इज वीक न्यूक्लियर फोर्स. वीक न्यूक्लियर फोर्स. अब हर एक फोर्स की कुछ जरूरत है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा उसको डिफाइन किया. सबसे पहले हमको ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी. हाउ विल यू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन. हाउ विल यू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ सैटेलाइट, मतलब मून अराउंड अर्थ. व्हाई अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, व्हाई मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. और वो अट्रैक्टिव ही होता है. नंबर 2, हाउ विल यू एक्सप्लेन व्हाई टू चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर. तो तुमने क्या डिफाइन कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. फिर तुम बोल रहे हो कि दो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, फिर तुम ही बोल रहे हो कि दो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है और वो अट्रैक्ट करते हैं. तो न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा फोर्स लिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर. अब आया वीक न्यूक्लियर. अब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स की जरूरत क्या है. हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, पता है ना. राइट, तुमको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है. there are 3 to 4 ways, maybe more, which is used to produce energy. जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है ना, तो 4-5 तरीके से प्रोड्यूस होता है. नंबर 1 इज टर्बाइन. डैम. डैम में से पानी गिरता है, नीचे टर्बाइन्स होते हैं, वो पानी गिरता है, वो टर्बाइन घूमता है, वो घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. दैट इज वन वे. नंबर 2 इज कोल, कोयला. बट ऑफ कोर्स कोल से प्रोड्यूस करोगे तो इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ पोल्यूशन. और वैसे भी कोल कितना ही तुमको कब तक ही अवेलेबल रहेगा, इट विल नॉट बी देयर फॉर एवर. नंबर 3 विंड मिल, पवन चक्की. नंबर 4 सोलार. एंड नंबर 5 न्यूक्लियर. और न्यूक्लियर बहुत इंपॉर्टेंट भी है. क्यों इंपॉर्टेंट है, few grams, maybe few kilograms of nuclear material can generate so much of energy कि पूरी दुनिया का काम 2-3 साल तक चल जाएगा. few kilograms. तो very small quantity can produce very large energy. अब ये लार्ज एनर्जी प्रोड्यूस होता कैसे है, वो होता ऐसे है कि हर एक न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता. तो देयर आर न्यूक्लियस विच आर अनस्टेबल. तो वो जो न्यूक्लियस है अनस्टेबल न्यूक्लियस, वो क्योंकि अनस्टेबल है तो वो एक न्यूक्लियस दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है. वन न्यूक्लियस कन्वर्ट्स टू अनदर न्यूक्लियस. राइट, इस प्रोसेस को बोलते हो रेडियो एक्टिविटी. क्या बोलते हैं, अगेन 12th में आएगा, लेकिन अब इसे पता होना चाहिए. तो एक न्यूक्लियस था, इसको मैं बोल दूंगा पेरेंट न्यूक्लियस. क्या बोल दूंगा, पेरेंट न्यूक्लियस. ये अनस्टेबल है, ये दूसरे में कन्वर्ट होने वाला है. जो नया न्यूक्लियस उसको मैं बोल दूंगा डॉटर न्यूक्लियस. क्या बोलूंगा, अभी सन न्यूक्लियस क्यों नहीं बोलते मेरे को नहीं पता, उसको डॉटर ही बोलते हैं. तो अनस्टेबल न्यूक्लियस कन्वर्ट्स इनटू स्टेबल न्यूक्लियस. स्टेबल या अनस्टेबल जो भी है, लेकिन न्यूक्लियस का डीके होता है. जब डीके होता है ना, जब एक न्यूक्लियस दूसरे में कन्वर्ट होता है तो वो कुछ पार्टिकल्स इमिट करता है. क्या करता है, पार्टिकल इमिट. अब ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियस दूसरे स्टेबल न्यूक्लियस में डीके हुआ कैसे, ये समझाने के लिए तुमको एक फोर्स चाहिए. उसको क्या बोलोगे, weak nuclear force. So weak nuclear force is responsible for decay of unstable nuclei. Remember, कोई भी चीज अपने आप नहीं होती. Everything happens for a reason and the reason is physics. यहाँ पे तुम अनस्टेबल न्यूक्लियाई का डीके क्यों हुआ कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो तुमने एक नया फोर्स डिफाइन कर दिया. क्या बोला उसको, वीक न्यूक्लियर फोर्स. तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल for the decay of unstable nuclei. बाकी डिटेल्स
जब ये चैप्टर आएगा तब। अब जैसे हर एक फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस? पहला, इट एक्ट्स बिटवीन टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इट एक्ट्स बिटवीन टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब ये एलिमेंट्री क्या है मैं बताता हूँ। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी फोर्स हो जैसे ग्रेविटेशन, इट एक्ट्स बिटवीन टू मासेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस, बराबर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इट एक्ट्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, दे आर टू न्यूक्लियॉन्स। तो कोई भी फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, टू बॉडीज, यहाँ पे टू एलिमेंट्री पार्टिकल। व्हाट इज एलिमेंट्री पार्टिकल? अब तक अभी वो भी आप सीखोगे, केमिस्ट्री में भी सीखोगे, फिजिक्स में भी सीखोगे। जैसे मैंने किसी को पूछा व्हाट इज एन एटम, आपको पता है ये एटम, ये वर्ड आया कहाँ से? एटम का एक्चुअली मतलब पता है क्या होता है? समथिंग विच इज इनडिविजिबल। मतलब मैं एक सब्सटेंस को तोड़ता गया, तो जो सबसे छोटा पार्टिकल बचेगा वो कौन है? एटम। तो तब 200-300 साल पहले उनको लगा कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, इट इज इनडिविजिबल, इसलिए इसको नाम दे दिया एटम। फिर एक्सीडेंटली, और फिजिक्स में और साइंस में मोस्ट ऑफ द डिस्कवरीज एक्सीडेंटली है। कोई एक कुछ एक्सपेरिमेंट करने गया, वहां से कुछ नया ही चीज पता लग गया। तो कौन क्या करने गया और क्या पता लगा 12th में देखोगे, लेकिन एक्सीडेंटली से समझा कि एटम में से नेगेटिव चार्जेस बाहर आ रहे हैं, राइट। एटम तो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, उसमें से कौन सा चार्ज आया बाहर? नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव भी होगा। और पहली बार जब नेगेटिव चार्ज बाहर आया, पहली बार इसको नाम दिया गया, पता है क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन, राइट। फिर रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने बोला इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है ना, तो एटम के सेंटर पे कुछ पॉजिटिव भी है, उसको पता है क्या बोला? न्यूक्लियस, राइट। गुड। तब हमको समझा कि एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस व्हिच इज एट सेंटर। उसके बाद फर्दर डिटेल स्टडी में ये समझ में आया कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो खुद भी डिविजिबल है। उसके अंदर कौन कौन है? प्रोटॉन्स, और कौन है? न्यूट्रॉन्स, राइट। तो तुम्हारे सिलेबस में तुम यहां तक आगे पे रुक जाते हो, तुम बोलते हो बस दिस इज द फाइनल स्टेज, मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। लेकिन अब हमको ये पता है ऐसा भी नहीं है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों में 3-3 क्वार्क होते हैं। क्वार्क क्या होते हैं? क्वार्क। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क। फिर हमको लगा कि फंडामेंटल पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, ऐसा भी नहीं है। अब हमको पता है क्वार्क के खुद के 6 फ्लेवर है, 6 टाइप्स है, 6 टाइप्स, अप डाउन स्ट्रेन चार्म टॉप बॉटम। फिर हमको लगा बस क्वार्क इज फाइनल थिंग, इससे और कुछ नहीं है नीचे। अब हमको ये पता लग रहा है कि क्वार्क भी स्ट्रिंग से बना है, जिसको तुम स्ट्रिंग थ्योरी बोलते हो। तो अभी हमको एग्जैक्टली पता नहीं कि फंडामेंटल है कौन, इसलिए हमने क्या बोल दिया? इट एक्ट्स बिटवीन टू एलिमेंट्री पार्टिकल। जो भी एलिमेंट्री होगा, जो भी फंडामेंटल होगा, उन दोनों में ये फोर्स एक्ट होता है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स किसमें एक्ट होता है? टू एलिमेंट्री या फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स। गुड। सेकेंड प्रॉपर्टी, व्हाट डू थिंक? एक ही प्रॉपर्टी है? नहीं, दूसरा भी है ना। इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, है ना। वीकर, वेरी गुड। अगर ये वीकेस्ट है तो फिर ग्रेविटेशन क्या है? इट इज वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड electromagnetic force. It is weaker than strong nuclear force and electromagnetic force, but it is stronger than gravitational force, it is stronger than gravitational force. सफिशिएंट इनफ, इतना पता होना सफिशिएंट है
तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में जो पहला टाइप था फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, उसमें 4 फोर्सेस थे, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। हर एक का कुछ ना कुछ अपना अपना रोल है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सप्लेन्स द अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सप्लेन्स द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस, strong nuclear force explains the stability of nucleus, and weak nuclear force explains the decay of unstable nuclei. Good. Then second type is contact and non-contact forces. Contact and non-contact forces. और ये जो कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है ना, इसको हम इन द फॉर्म ऑफ टेबल ही स्टडी कर लेंगे, मतलब जस्ट लाइक अ कंपैरिजन, और ये सिंपल है। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, वेरी सिंपल। कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, व्हाट डू यू थिंक इज कॉन्टैक्ट फोर्स? व्हाट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब व्हाट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस? अरे दिया है, पहला ही पॉइंट दिया है, नहीं एग्जाम्पल नहीं, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स? Forces which act on body only when the two bodies are in physical contact with each other are known as contact forces, right? So the forces which act on bodies or objects only when they are in physical contact with each other, physical contact with each other। मैं examples भी दूंगा इसके, with each other। And what do you think will be non-contact forces? The forces which act on bodies even when they are not in physical contact with each other। So the forces which act on bodies even when they are not in physical contact with each other are known as non-contact forces। Examples, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी बेस्ट एग्जाम्पल सर्दी का टाइम है, सर्दी के टाइम में एटलीस्ट मॉर्निंग बैचेस में व्हाट आई सी इज, क्लास चालू होने तक वो लोग क्लास के अंदर ही नहीं आते, क्लास के बाहर रुके रहते हैं धूप में, दे बिकम जादू ऑफ कोई मिल गया, बट एनीवेज, एंड दे कीप ऑन डूइंग दिस। व्हाई? बिकॉज वन हैंड इज वन बॉडी, अदर इज अनदर बॉडी। when two bodies are in contact, मतलब when one body is moving on other body, there is friction। friction generates heat and that is what you need in winters। तो आप ऐसा करते हो, नहीं तो ऐसा करते रहो कुछ नहीं होगा, क्योंकि friction is a contact force, right? Remember, तो there are forces which act on body only when they are in physical contact with each other। उसमें से पहला एग्जाम्पल है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से तब होगा जब दो बॉडीज में फिजिकल कांटेक्ट हो। फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। दूसरा फोर्स है जो तुम पे अभी एक्ट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन भी तब होता है व्हेन टू बॉडीज आर इन फिजिकल कांटेक्ट विथ ईच अदर। You are sitting on the bench, मतलब your weight is action on the bench, and because your weight is action on the bench is exerting reaction। और reaction को normal reaction इसलिए बोलते हो क्योंकि उसका डायरेक्शन हमेशा perpendicular to the surface in contact होता है। मतलब ये surface है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है, राइट? तो ऑब्जेक्ट का वेट एक्शन है और रिएक्शन जो है वो 90 डिग्री ही बनाता है, किसके साथ? सरफेस के साथ। इसलिए इसको क्या बोलते हो? नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? हाँ, तो नॉर्मल मतलब हम जो नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं वो नहीं, नॉर्मल मतलब क्या? परपेंडिकुलर। तो दीज आर द टू बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। व्हाट अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस? देयर आर सो मेनी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
ऐसा हुआ कि अर्थ और मून एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे तभी फोर्स होगा, नहीं ना? अच्छा है नहीं किए, नहीं तो ना तुम होता, ना मैं होता, ना मैं पढ़ा रहा होता, ना तुम सुन रहे होते। क्योंकि अगर मून अर्थ के पास आ जाए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कुछ नहीं रहेगा इधर। गुड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ETC ETC। सफिशिएंट, 2 एग्जांपल्स ऑफ सफिशिएंट। तो बहुत सिंपल था ये, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। The forces which acts on bodies only when they are in physical contact with each other are called as contact forces. Example is friction and normal reaction. Then the forces which act on body even when they are not in physical contact with each other are called as non-contact forces. Example, gravitational force, electromagnetic force, so on so forth. इसके बाद कौन सा है? Real and pseudo forces. Real and pseudo forces. So what do you mean by real force? Real force. Real force is real force. What do you understand the real forces? अरे रियल फोर्सेस मतलब क्या? चलो सूडो फोर्स मतलब क्या? व्हाट इज सूडो? सूडो इज सूडो। A real force is a force which is produced due to interaction between two objects or particles. Example, एक मास दूसरे मास के साथ इंटरेक्शन करता है थ्रू ग्रेविटी, तो कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो रियल फोर्स है क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स में इंटरेक्शन हुआ। एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, क्यों? बिकॉज वो चार्जेस आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, तो वो भी रियल फोर्स है। एक प्रोटॉन ने दूसरे प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्ट कर लिया बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन इंटरेक्शन तो हुआ, तो वो भी क्या है? रियल फोर्स है। तो रियल फोर्स क्या होता है? अ फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड, a force which is produced due to interaction between two objects, two particles, etc., is known as real force, राइट। और ये जो रियल फोर्स है ना, इसका एक स्पेसिफिक सोर्स है, इसका एक ओरिजिन है जो एक्सटर्नल है। मतलब बताता हूँ, अर्थ एंड मून में कौन सा फोर्स है? क्यों है? बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून। अर्थ मून पे क्या लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मून क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मून क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? किसके वजह से कर रहा है? खुद के वजह से कर रहा है कि अर्थ की वजह से? तो रिमेंबर, और अर्थ क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? बिकॉज ऑफ, तो अर्थ खुद पे फोर्स लगा रहा है क्या? नहीं, उस पे फोर्स कौन लगा रहा है? मून। और मून पे कौन लगा रहा है? हाँ, तो रियल फोर्सेस में जो फोर्स होता है ना, उसका जो सोर्स होता है, रिमेंबर एवरी फोर्स हैज अ सोर्स, तो रियल फोर्सेस का जो सोर्स है वो एक्सटर्नल है, बॉडी का खुद का नहीं है, बाहर से किसी ने लगाया। एक चार्ज ने दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाया, एक चार्ज ने खुद पे फोर्स नहीं लगा रहा है, उस किस पे लगाया? दूसरे पे। तो रिमेंबर, रियल फोर्सेस हैव सोर्स एंड ओरिजिन विच इज एक्सटर्नल। तो रियल फोर्सेस हैव source and origin which is external, बॉडी पार्टिकल खुद पे फोर्स नहीं लगाता, कोई और लगा रहा है उसके ऊपर। एग्जाम्पल्स, अभी तक हमने जितने भी फोर्सेस की बात की, ऑल ऑफ देम आर रियल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ रियल फोर्स,
electromagnetic force is a real force. Strong nuclear force is a real force. Remember, gravitational, electromagnetic, friction, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे के सारे फोर्सेस कौन है? रियल फोर्सेस है. तो अब तक हमने जितने भी फोर्सेस की बात की वो सारे रियल फोर्सेस है, सारे के सारे. ग्रेविटेशनल फोर्स is because of interaction between two masses. Electromagnetic force is because of interaction between two charges at large distance. Strong nuclear force is due to interaction between two protons, or मतलब between two nucleons to be specific, right? Weak nuclear force is due to interaction between two elementary particles. Frictional force is due to interaction between two bodies which are in contact with each other. तो ये सारे रियल फोर्सेस है. अब ये सूडो फोर्स क्या होता है फिर? तो अभी हमने पहले देखा व्हाट इज अ रियल फोर्स, तो हमने पहले देखा व्हाट इज अ रियल फोर्स. तो याद रखना, अ फोर्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज अ रियल फोर्स. और याद रखना, रियल फोर्सेस हैव सोर्स एंड ओरिजिन व्हिच इज एक्सटर्नल. एग्जांपल्स मैंने बताया आपको. अब हम देखेंगे सूडो फोर्स क्या होता है. ये सूडो फोर्स तुम सब ने एक्सपीरियंस किया है. आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया. गाड़ी से जा रहे थे, सडनली गाड़ी ने ब्रेक मारा. यू फील अ पुश इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. होता है ना ऐसा, गाड़ी ने ब्रेक मारा, हमको आगे झटका लगता है. गाड़ी चलना स्टार्ट हुआ, हमको पीछे झटका लगता है. गाड़ी ने लेफ्ट टर्न लिया, वी फील अ पुश टू द राइट. गाड़ी ने राइट टर्न लिया, वी फील अ पुश टू द लेफ्ट. लेकिन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स लगेगा तो एक्सेशन होगा. अब जब गाड़ी ने ब्रेक मारा, यू फील अ पुश इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. क्यों? किसी ने धक्का दिया तुमको? नहीं दिया ना, नहीं दिया. तो तुमको तो फिर भी फोर्स फील हुआ ना, वो पुश क्यों हुआ? किसने बाहर से धक्का दिया? नहीं. तो वो जो सोर्स था वो एक्सटर्नल था क्या? वो तुम्हारे खुद के मास की वजह से था. तो उस केस में यू एक्सपीरियंस अ पुश, मतलब अ फोर्स, बिकॉज ऑफ योर ओन इनर्शिया, योर ओन मास. तो ऐसे फोर्सेस को तुम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली व्हेन द फोर्सेस आर एक्सटर्नल. इसलिए लॉज ऑफ मोशन में पहला लॉ बताते हुए मैं बार बार बोल रहा था, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड. तो ये जो फोर्स तुम फील कर रहे हो, ये तुम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल. ये फोर्स तुमने एक्सपीरियंस किया बिकॉज ऑफ योर ओन मास. बराबर, करेक्ट. तो अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए, वैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई हो सकता है क्या? नहीं. लेकिन अप्लाई करना है क्या? हाँ. लेकिन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से तुम पे क्या लगना चाहिए था? एक्सटर्नल फोर्स. तो जो भी इक्वेशन बनेगा ना, हम उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं. भाई लिख दो, क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं रहेगा, तो लिख दो एक्स्ट्रा टर्म. उस एक्स्ट्रा टर्म को पता है क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स. तो सूडो फोर्स सिर्फ तब होता है जब एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में हो. किसमें हो? लास्ट बेंच. किसमें हो? लास्ट बेंच. नो, लास्ट. सूडो फोर्स कौन से ऑब्जेक्ट पे एक्ट होता है? व्हेन इट इज इन 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 व्हाट? इन एक्सेलरेटेड मोशन. मतलब कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल. कौन से फ्रेम में? नॉन इनर्शियल. तो रिमेंबर, सूडो फोर्स ये ऑब्जेक्ट पे तब एक्ट करता है जब ऑब्जेक्ट किसमें है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मैं वापस बोल रहा हूँ, फिजिक्स है, फिजिक्स में थ्योरी और मैथ्स दोनों लगता है. तुम बिना थ्योरी के जाओगे, फॉर्मूला रट के आए, गारंटी हो मार्क्स नहीं मिलेंगे. जब तक ये बेसिक चीजें नहीं पता, गए 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 और गए और गए, और एक बार गए तो परमानेंट छुट्टी होती है इधर. तो फिजिक्स को लाइटली मत लो, है इंटरेस्टिंग. अभी तुमको खुद को मोटिवेट खुद करना चाहिए. नॉट ऑल द पीपल विल जस्ट कम हियर टू मोटिवेट यू. सेल्फ मोटिवेशन नाम का भी चीज होना चाहिए, है ना. खाने के लिए कैसे सेल्फ मोटिवेशन होता है? घूमने के लिए कैसे होता है? इंस्टाग्राम के लिए अरे सुपरली मोटिवेटेड, एकदम हमेशा एनर्जेटिक. आधी नींद में से भी याद आया कुछ, अरे मेरे को वो इंस्टाग्राम चेक करना रह गया मेरा. आधी नींद से उठ के चेक करते हो. कभी सोचा कि फिजिक्स का एक टॉपिक रह गया?
हम तो उल्टा करते थे, जब नींद नहीं आती थी ना रात में तो हम फिजिक्स उठा के बैठते थे। जैसे फिजिक्स का बुक हाथ में आया, टाइटल पढ़ा फिजिक्स, गुड। वैसा मत करो। तो रिमेंबर, रिमेंबर व्हेन अ बस और अ कार suddenly stops, suddenly stops, we feel we feel a push in forward direction, in forward direction. This push मतलब this force does not have an external source, but is due to due to due to due to inertia, मतलब due to own mass, and hence जिसका जिसका सोर्स एक्सटर्नल नहीं हो उसको तुम न्यूटन लॉस से समझा ही नहीं सकते हो, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, एंड हेंस cannot be explained with the help of Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. Therefore, we need to add an extra term to make it valid. तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया, वैसे ये एन एक्स्ट्रा फोर्स टर्म है, ये फोर्स, ये जो एक्स्ट्रा टर्म है वो डायमेंशनली क्या है, फोर्स है। तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसको क्या बोलते हो, इसको pseudo force. This extra term is known as pseudo force. Good. तो you are supposed to explain this. हो गया रियल फोर्स एंड सूडो फोर्स। इसके बाद क्या है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, लास्ट टाइप ही है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ऑलमोस्ट लास्ट ही टॉपिक है जो प्योरली थ्योरी है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन चालू हो जाएगा। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। चलो ठीक है, यहाँ ध्यान दो। We will understand this with the help of a very simple example. बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेंगे। Suppose this is a table. हाँ, ये टेबल एक सरफेस पे है। अब इस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन इसको मैं बोल देता हूँ ए। इसको उठा के हमको टेबल पे रखना है, बी पे रखना है। अपने आप जाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? उसका पोजीशन गलत आंसर है। फोर्स लगाना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है, तुमको उसको ऊपर रखना है। तो जब भी तुम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो वो फोर्स पता है क्या करता है? वर्क करता है। क्या करता है? वर्क करता है, वर्क डन होता है। तो मुझे अगर इस ऑब्जेक्ट को ए पोजीशन से बी पोजीशन पे रखना है तो आई हैव टू अप्लाई अ फोर्स विच विल डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब यू शुड नो, अब इसको मैं ए से बी तक अलग अलग पाथ से ले जा सकता हूँ। मैं ऐसा उठा के रख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा उठा के रख सकता हूँ, मैं इसको नीचे लेके ऐसा रख सकता हूँ। अल्टीमेटली इनिशियल पोजीशन ए था और फाइनल पोजीशन बी है, राइट? करेक्ट। अब आई वांट टू नो, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है। आई वांट टू नो फ्रॉम यू तीनों के तीनों पार्ट से, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आप ऑब्जेक्ट को ए से कहाँ लेके जा रहे हो?
वर्क डन सेम होगा कि नहीं होगा अलोंग विथ एक्सप्लेनेशन? नहीं, क्यों नहीं? ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं, अभी सोच लो फिर। तो रिमेंबर, रिमेंबर, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। अगर सराउंडिंग में कहीं पे भी कोई भी लिक्विड नहीं है, कोई भी विस्कस फ्लूइड नहीं है, कोई भी अपोज करने वाला मीडियम नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कोई भी पाथ ले लो, वर्क डन इज सेम। इनफैक्ट तुम इसको घुमा फिरा के यहाँ से वहां से वहां से वहां से लेकर यहाँ रख दो तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो रिमेंबर, रिमेंबर, if the work done by a force is path independent, it just depends on initial and final position. So work done by a force is path independent, then such a force is called as conservative force. क्या बोलते हो उसको? Conservative force. So remember, 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 if the work done, if the work done by a force, if the work done by a force is path independent, then such a force is called as conservative. अब थोड़ा सा और ऐड करूंगा इसमें मैंने बोला वर्क डन बाय अ फोर्स। देखो वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ फोर्स होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, मैंने इसको ए से बी पे रखा, तो मैंने वर्क किया अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर मुझे उल्टा करना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है? हाँ, तो अभी इसको थोड़ा स्टेटमेंट को करेक्ट करो। when the work done by or against a force is path independent, क्योंकि देखो तुम जब A से B पे ला रहे थे तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ, तुम जब B से A पे ला रहे हो तो वर्क डन ग्रेविटी ने खुद ने किया। तो when the work done by or against a force is path independent, then such a force is called as conservative force. तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कोई भी पाथ ले लो, doesn't matter. now imagine यहाँ पे ना मैंने एक लिक्विड का टैंक रख दिया था। अब मैं जब पाथ 1 से जाऊंगा तो यहाँ पे कोई अपोजिशन फोर्स है क्या? नहीं। 2 से जाऊंगा तो है क्या? नहीं। तो पाथ 1 और पार्ट 2 से वर्क डन क्या है? सेम है। लेकिन जब पाथ 3 से लेके जा रहा हूं तो मुझे ऑब्जेक्ट को एक विस्कस 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 लिक्विड पता है क्या करता है? अपोज करता है। क्या करता है? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सामने से बहुत विंड आ रहा है और तुम विंड के अगेंस्ट जा रहे हो, तो विंड क्या कर रहा है तुमको? हाँ, इसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, या तो ड्रैग फोर्स बोलते हैं, या तो सिंपल भाषा में विस्कस ड्रैग बोलते हैं, या फिर रेजिस्टिव फोर्स बोलते हैं, या फिर अपोजिंग फोर्स बोलते हैं, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। बहुत सारे नाम है इसके। तो जब तुम ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हो लेकिन वहां पे कोई अपोजिंग फोर्स है, तो अब ऐसा होता है कि ये जो अपोजिंग फोर्स है इसको भी तुमको ओवरकम करना है। सिंपल भाषा, सिंपल लैंग्वेज, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना था, कुछ अपोजिशन नहीं है, मैं इजीली गया, नो लॉस ऑफ एनर्जी। लेकिन अब मुझे उसी जगह से सेम पॉइंट पे वापस जाना है, लेकिन अब सामने से अपोजिशन हो रहा है, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे पाथ 3 से जाओगे तो वर्क डन ज़्यादा होगा। तो अभी सब पाथ के अलॉन्ग वर्क सेम है क्या? नहीं। तो ऐसे केसेस में व्हेन द वर्क डन बाय अ फोर्स और अगेंस्ट अ फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट, एक पाथ से गए तो अलग वर्क, दूसरे से गए तो अलग वर्क, सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो याद रखना, सिंपल सा डेफिनेशन है। तो व्हेन द वर्क डन when the work done by or against a force is path independent, path पे डिपेंड नहीं करता, then the force is known as conservative force,
तो कोई भी पाथ से जाओ, वर्क डन की वैल्यू सेम है, तो फोर्स कौन है? कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन बड़बड़ नहीं। गुड। तो when the work done by or against a force is path dependent, then it is called as non-conservative force. It is known as non-conservative force. पक्का पक्का, श्योर श्योर। और तुम जो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो ना, पोटेंशियल एनर्जी पता है आपको? पोटेंशियल एनर्जी सुना है, नाम तो सुना ही होगा। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होता है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन होता ही नहीं है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स में फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन है? कंजर्वेटिव है, क्योंकि आप ग्रेविटेशनल फोर्स में भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी डिफाइन करते हो। रिमेंबर, सिंपल। तो मुझे बताओ, व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स? The work done, if the work done by or against a force is path independent, then the force is said to be, and if it is path dependent, non-conservative. तो आज हमने टोटल कितने टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखे? फंडामेंटल नहीं, फंडामेंटल के 4 टाइप नहीं पूछ रहा हूँ। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, रियल एंड सूडो फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस में 4 फोर्सेस देखे, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में सिर्फ इतना डिफरेंस है, द फोर्सेस which act on a body only when they are in physical contact with each other are called as contact forces. The forces which act on the bodies even when they are not in physical contact with each other, they are called as non-contact forces. फिर हमने देखा रियल फोर्स एंड सूडो फोर्स, फिर हमने देखा कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का हमको देखना है डिफरेंशिएशन टेबल के फॉर्म में, वो हम कंटिन्यू करेंगे कल।